के लिए भी, ठीक है। एक इकलौता चैप्टर है जो सबसे ज्यादा मार्क्स का आता है, ठीक है, 8 मार्क्स का आता है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक का है पी ब्लॉक। तो हम लोग कुछ बेसिक बातें करेंगे जो क्लास 11th में आपने पढ़ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बेसिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। चूंकि पी ब्लॉक कहाँ एग्जिस्ट है, इसमें पीरियोडिक। सर यस। सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लास्ट टॉपिक नेचर ऑफ लिगेंड ही था ना? जी, नेचर ऑफ लिगेंड, कलर, और फिर स्टेबिलिटी पे भी मैंने एक क्वेश्चन कराया था ना। जी जी, मतलब लास्ट टॉपिक वैसे तो वही था, थ्योरेटिकल। हाँ, ठीक है। बाकी एक जो डिस्कशन हम लोग करेंगे, ठीक है, आपने एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट किया? यस सर, कर लिए। तो सैटरडे में हम लोग डिस्कशन क्लास रखेंगे। और उसमें ना जैसे वार्नर्स थ्योरी था, तो उस पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो रिएक्शंस के होते हैं, ठीक है। उसमें मे भी आपको प्रॉब्लम आए, प्लस स्टेबिलिटी के और क्वेश्चंस करेंगे, प्लस कार्बोनिल कंपाउंड के और क्वेश्चंस करेंगे। बाकी आपका सीएफटी पे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, और वीबीटी पे भी कर चुके हैं, ठीक है दिव्यम। सर मेरे को मैग्नेटिक वैल्यूज वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही थी। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने वाला। यस सर, मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज। तो मैग्नेटिक मोमेंट में देखिए, अब एक मिनट रुक जाइए। ये जो मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं, तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू होता है कि नहीं। यस सर। ये एन इज इक्वल टू क्या होता है आपका, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर सर। ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यही होता है ना। यस सर। अब यहाँ पे आप खुद ही देखिए, वीबीटी पे आपने इतने सारे क्वेश्चन किए, तो यहाँ पे दो चीजें पता चला, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और एक क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या हो जाता है, पेयर अप हो जाता है, क्या हो जाता है, पेयर्ड अप हो जाता है कि नहीं, ठीक है। और इसमें क्या हो जाते हैं, अनपेयर्ड ही रहते हैं, दिव्यम। यस सर। तो यहाँ पे जब पेयर अप होगा, तो जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो आ जाता है, हाँ सर। और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिसकी वजह से n इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, जिसमें आप n का वैल्यू पुट करके आप म्यू निकाल सकते हैं। यस सर। तो म्यू इजिली निकल जाएगा ना, अगर आपका वीबीटी और सीएफटी क्लियर है, ठीक है, तो आप इजिली म्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए हमें, ठीक है। ओके सर। सर जो क्वेश्चंस नहीं आए वो सैटरडे को डिस्कस कर ले। हाँ, सैटरडे को और भी क्वेश्चंस मुझे डिस्कस करना है एक्चुअल में, मैं अभी पढ़ा देता हूँ, मेरी तबीयत भी थोड़ी सही नहीं है। ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं, जो आपकी छोटी सी डाउट थी, ये पहले भी यस। आपने बोला था, मैंने बोला था ऐसे ऐसे करिएगा, यस सर। ठीक है। फिर से एक बार ट्राई कर लीजिएगा आप एनसीईआरटी, जिसमें भी प्रॉब्लम है मे बी और आपसे सॉल्व हो जाए, फिर और कम डाउट्स हो जाएंगे, ठीक है। ओके सर। ओके, तो एक मिनट। तो अब हम लोग बेसिक्स ऑफ पी ब्लॉक की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक्स ऑफ पी ब्लॉक की जब बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की, तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम कैसे डिसाइड करेंगे किसी एलिमेंट को कि किस ब्लॉक का है। क्योंकि अगर पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की, तो उसका कुछ ऐसा होता है, आपने देखा होगा, ये बड़ा सा होता है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ऐसे होता है, देखा ना आपने पीरियोडिक टेबल। यस सर। ये होता है आपका एस ब्लॉक, ये होता है आपका पी ब्लॉक, ठीक है, ये होता है आपका डी ब्लॉक, एंड दिस वन इज एफ ब्लॉक। क्लियर है। यस यहाँ पे सर। देखिए, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पहला ग्रुप होता है, दूसरा होता है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, 10, 11, 12, और यहाँ से शुरू होता है 13, 14, 15, 16, 17, और फिर 18 हो जाता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप होता है, ठीक है। ये ब्लॉक एलिमेंट है। तो मेरा सवाल ये था कि कौन, कैसे हमें पता चलेगा कि कोई एलिमेंट किस ग्रुप का है। अगर मैं आपको दे देता हूँ दिव्यम, पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19 होता है, आप ये बताइए ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, बता सकते हैं आप। सर कैन यू प्लीज रिपीट? ये पोटेशियम दे रखा हूं मैं, के का मतलब क्या हो जाता है, पोटेशियम होता है,
और पोटेशियम किस ब्लॉक का एलिमेंट है, बता सकते हैं आप? हाँ सर, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक? क्या बोला आपने, एफ? यस सर। कैसे बताया आपने एफ ब्लॉक? इसका एटॉमिक नंबर कितना है? पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? आपको नहीं पता पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है दिव्यम? सर 19। 19 है तो ये तो एफ ब्लॉक इधर होता है, इधर तो हो ही नहीं सकता। ये 19 तो इधर आएगा। देखिए किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2, सॉरी 3s2 3p6 4s1, यही होगा ना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यस सर। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में जाएगा वो उस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में जाएगा वो उस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। ये लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, एस में गया, तो पोटेशियम किस ब्लॉक का एलिमेंट है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। क्लियर है? अगर यहीं पे फॉस्फोरस ले लेते हैं, फॉस्फोरस का 15 होता है, यहाँ पे अगर करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ठीक है। तो यहाँ पे अगर करेंगे तो ये फॉस्फोरस का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, बताइए जल्दी जल्दी दिव्यम। पी ब्लॉक। तो ये पी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए स्कैंडियम ले लिया आपने, इसका 21 होता है, तो यहाँ पे कर देंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, ये किस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सबसेल में जाता है वो उस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाता है। जब डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ेंगे तो एफ के बारे में भी देखेंगे, उसका फिक्स्ड होता है। सर टोटल उसके कितने ब्लॉक्स होते हैं, मतलब 4 ही तो एक होते हैं ना, से डी हो गया एक। एस हो गया, पी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया। ओके सर। सर जैसे नहीं, बीच में ए एंड बी भी तो जैसे आ जाते हैं कि वो ग्रुप टू का बी। दे रखा है ना, वो यहाँ पे दे रखा होगा ना ऐसे, वह 3A 3B इधर, ये वो सर यस ग्रुप सर। होता है। ये ओके। पूरा का पूरा डी ब्लॉक होता है, ये पूरा का पूरा पी ब्लॉक होता है, ये पूरा का पूरा एस ब्लॉक होता है, ये पूरा का पूरा एफ ब्लॉक होता है। ठीक है, यस सर। जल्दी से लिख लीजिए। सर आप प्लीज एक स्लाइड पीछे कर देंगे। जी जी, ये वाला, ये वाला।
यस सर डन। हो गया। यस सर। चलिए, तो इससे आप सीख सकते हैं कि आपका पीरियोडिक टेबल में किस ब्लॉक का एलिमेंट है, ये इजीली निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं पीरियड नंबर की, कि हमें पीरियड नंबर कैसे पता चलेगा। ये चीज भी ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही पता चलता है। किससे पता चलता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, पिछला वाला स्लाइड कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे देखिएगा क्या होगा। जैसे यहाँ पे कभी भी पीरियड नंबर पूछे आपको भी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप्स होता है ना। यस सर। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको पूछ देता है कि ये किस पीरियड का है, तो इसमें देखिएगा इस कॉन्फ़िगरेशन में हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फिर हाईएस्ट शेल नंबर कौन है, बताइए जरा। इसको कॉन्फ़िगरेशन कर दिया आपने, तो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसमें कौन है, हाईएस्ट शेल कौन है, सबसे बड़ा शेल कौन है इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन में, बताइए। 3 कौन सा है? 3p6। 3p6 का क्या मतलब है? ये 6 क्या शो कर रहा है? सर कि वो 6 जो शेल्स हैं उन्हें फिल कर रहा है। 6 ताकि शेल है ये 6 क्या शो कर रहा है? ये 2 क्या शो कर रहा है, 1s2। ये क्या शो कर रहा है, अगर मैं यहाँ लिखता हूं आपको 1s2, जस्ट टेल मी ये 2 क्या शो कर रहा है, ये 1 क्या शो कर रहा है और ये s क्या शो कर रहा है, बताइए। पता है आपको, हाँ या ना बताइए। दिव्यम। सर मतलब जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो एस सब शेल में है, एंड देन उसके बाद के अगले 2 उसमें है, नेक्स्ट सब शेल ये में आने। यही यही बस यहाँ पे बताइए। आपने s बता दिया, s सबशेल में है, 2 इलेक्ट्रॉन है, s सबशेल में है। अब ये 1 क्या है, ये जानना है मुझे, ये 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? सर फर्स्ट एनर्जी लेवल मतलब फर्स्ट शेल है। फर्स्ट शेल है, क्या शो करता है, फर्स्ट शेल है। अब दिखाइए जरा, 2s2 फर्स्ट शेल का मतलब क्या है, यही तो होता है ना भाई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यस सर। अब 2s2 हो गया, 2p6 हो गया, 3s2 हो गया, 3p6 हो गया, 4s1 हो गया। अब जरा बताइए हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या हाईएस्ट शेल इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कौन है? सर 4s1। 4s1, क्योंकि हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 4 है, इससे सब तो सब छोटे ही हैं। यस सर। ठीक है, तो कभी भी पीरियड नंबर निकालना हो कॉन्फ़िगरेशन करिए और पीरियड इज इक्वल टू हो जाता है आपका हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये किस पीरियड का एलिमेंट हो जाएगा भाई, फोर्थ पीरियड का हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो कहीं का भी दे रखा हो आपको इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से। ठीक है, यस सर। जरा जल्दी कर लीजिएगा। फास्फोरस का बता दीजिए आप किस पीरियड में होता है?
सर 3। थर्ड पीरियड का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1:2 2:2 2p6 3:3 3p। तो इसमें हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन है? थर्ड है, तो ये थर्ड पीरियड का हो जाएगा, ठीक है। यस सर। चलिए, अब ग्रुप लिख लिया ना सर आपने? सर बस 1 सेकंड बैक कर दीजिए। Okay. हो गया। यस सर। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आता है, हाउ टू फाइंड ग्रुप नंबर ऑफ 15th ग्रुप, हाउ टू फाइंड ग्रुप नंबर ऑफ पी ब्लॉक। पी ब्लॉक एलिमेंट में हर ब्लॉक के लिए अलग अलग होता है फॉर्मूला। अभी पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो पी ब्लॉक के लिए मैं बता दूं कि ग्रुप इज इक्वल टू होता है आपका 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल सकते हैं। यस सर। तो एक बात बताइए, 15th का निकाले, फॉस्फोरस का 15 एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। इसका ग्रुप नंबर निकालिए, नाइट्रोजन का निकालिए, ऑक्सीजन का निकालिए, कार्बन का निकालिए, ठीक है, सबका ग्रुप नंबर निकालिए। सर इसमें नेगेटिव पॉजिटिव साइन का फर्क पड़ता है? नहीं, 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव कैसे होगा भाई? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? कि वो बस मतलब उसकी क्या? मतलब वो बस उसकी बैलेंस ही है कि एक नंबर है पर्टिकुलर। फॉर एग्जांपल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब, हाँ, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सर 2। अरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब, दिव्यम ध्यान दीजिए, वो तो वैलेंसी हो गई ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। बात समझ में आया? यस सर। लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी उसका तो 6 होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 8 एटॉमिक नंबर होता है। 2 पहले शेल में जाएगा, तो दूसरा शेल तो उसका लास्ट शेल ही होगा, तो उसमें कितना होगा? 6 होगा ना। यस सर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर फास्फोरस का 15 15, वेरी गुड। वन एस और टू टू एस टू टू पी सिक्स 3s2 3p 3। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। 5 + 10, 15 ग्रुप, वेरी गुड। नाइट्रोजन का 15 वेरी गुड। ऑक्सीजन का 16 16th ग्रुप, वेरी गुड। एंड कार्बन का कार्बन का 14। वेरी गुड। चलिए स्लाइड चेंज करूं, सर बस 1 सेकंड। तो आप इस हिसाब से ग्रुप नंबर निकाल सकते हैं किसी भी पी ब्लॉक एलिमेंट का। यस सर। हो जाएगा तो बताइएगा।
यस सर। चलिए। तो ऐसे ग्रुप आप इजीली निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पे पी ब्लॉक की जब बात करते हैं हम लोग, तो हमारे पास सबसे पहले पी ब्लॉक कहाँ शुरू होता है? बोरोन से। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन नियोन। तो एक काम करते हैं, सबका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, देखिए इसका 5 होता है एटॉमिक नंबर, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा? 1s2 2s2 2p1, ठीक है। सिमिलरली कार्बन में करेंगे आप तो 1s2 2s2 2p2, ठीक है। नाइट्रोजन का करेंगे 1s2 2s2 2p3, ठीक है। ऑक्सीजन का करेंगे 1s2 2s2 2p4। फ्लोरीन का करेंगे 1s2 2s2 2p5। और नाइट्रोजन नियॉन का करेंगे 1s2 2s2 2p6। तो बेसिकली ये लिखने का मतलब यही हुआ कि अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अपने पास ये हो जाएगा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास कि देखिए यहाँ पे क्या रहा है? 2s2 2p1, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या वैरी कर रहा है? 2s2 2p2 2s2 2s2 कॉमन है, ठीक है। 2p3 2p4, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ns2 np126। ये किसका होगा? आपका कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट हो उसके लिए ये कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। हमने क्लास 11th में आपने ये पढ़ चुके हैं, बोरोन और कार्बन। 13th और 14th ग्रुप पढ़ चुके हैं। अभी हमें क्लास 12th में इस साल हमें पढ़ना है नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन एंड देन 18th ग्रुप जीरो ग्रुप फैमिली पढ़ना है, ठीक है। तो मतलब 6 एलिमेंट्स होते हैं पी ब्लॉक में। हाँ, 6 ग्रुप होते हैं। 6 एलिमेंट्स नहीं, 6 ग्रुप होते हैं। इसके ओके। नीचे तो और भी एलिमेंट्स होंगे ना, यस सर। इसे लिख लीजिए। हो गया दिव्यम? सब बस कर लो। एनी नियॉन है ना? हाँ, नियॉन है। हो गया।
यस सर। डन हो गया, लिख लिया आपने? यस सर। चलिए, तो ये था आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। अब हम पढ़ेंगे, हमें क्या पढ़ना है, 15th ग्रुप पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है, 15th ग्रुप। ठीक है, 15th ग्रुप से पढ़ना। 15th ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं। ठीक है, अब हर चीज के बारे में पढ़ना है, नाइट्रोजन फैमिली। अब ये जो नाइट्रोजन फैमिली है बेसिकली, ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आते हैं हम उसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये 15th ग्रुप है, पहला जो एलिमेंट होता है वो नाइट्रोजन ही होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी। ठीक है, और उसके बाद आएगा बिस्मुथ। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, 15th ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इनके बारे में बहुत सारी चीजें हमें पढ़ने हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें इसके बारे में पढ़ना है। तो ये अगर हम देखें इसमें, ठीक है, तो इसके कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम लोग। तो देखिए ग्रुप में क्या होता है, 1s2 2s2 2p3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर करेंगे तो ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। आपने क्या देखा कि ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है, आपने खुद से बोल सकते हैं देख के कि ये क्या है, सेकंड पीरियड एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है। इसके आउटरमोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसके आउटरमोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो आर्सेनिक में क्या आना चाहिए, सेम होगा कुछ ना कुछ, और उसके बाद 4s2 4p3 आएगा कि नहीं। ठीक है, सिमिलरली एंटीमनी में देखेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 5s2 5p3 आएगा। ठीक है, और बिस्मथ में भी क्या आएगा, 6s2 6p3 आएगा कि नहीं। यस सर। अब इसमें ये सारी चीजें क्लियर होना चाहिए। क्लास 11th में आपने पढ़ा है, डाउन द ग्रुप जो होगा आपका, ठीक है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। एटॉमिक साइज की बात करें तो इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लिखना चाहें हम लोग तो डाउन द ग्रुप जो होगा आपका, साइज इंक्रीजेस। ठीक है, दूसरी बात, एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये कौन सा पीरियड एलिमेंट है, नाइट्रोजन किस पीरियड में होता है, देख के बताइए कॉन्फ़िगरेशन। दिव्यम, यस सर। नाइट्रोजन कौन से पीरियड का एलिमेंट है, सर 2। सेकंड पीरियड एलिमेंट। और हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये सेकंड पीरियड एलिमेंट जो होते हैं ना, वो अपना प्रॉपर्टीज कुछ अलग ही शो करते हैं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो सिमिलर होता है और कुछ डिसिमिलर होता है, ओनली बिकॉज कि सेकंड पीरियड एलिमेंट में डी ऑर्बिटल नहीं होता है। क्या नहीं होता है, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता। क्या 2D एग्जिस्ट करता है, क्या नहीं करता है, ये पता है ना आपको, 2D एग्जिस्ट नहीं करता। यस सर। डी ऑर्बिटल थर्ड सेल से एग्जिस्ट करता है, 3D से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसे लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सर आपने पी ब्लॉक के बाद ये लिखा है ना? हाँ, देखिए जरा, पी ब्लॉक के बाद ये लिखवाया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद ये लिखवा दिया मैंने। ओके सर। जैसे नाइट्रोजन फैमिली ऐसे बाकी एलिमेंट्स की तो फैमिली होगी, फॉर एग्जांपल कार्बन या ऑक्सीजन यहाँ या। तो कार्बन फैमिली बोल देते हैं, ऑक्सीजन फैमिली बोल देते हैं। तो सर सब सब में एक ही तरीके से कॉन्फ़िगरेशन है ना? हाँ, सब में एक ही तरीके से होगा। आउटरमोस्ट सेल में जैसे कार्बन के 2s2 2p4 होगा, तो सिलिकॉन का 2p 2s2 की जगह 3s2 3p4 होगा, क्योंकि उसका पीरियड बढ़ता जाता है। आंसर एएस क्या किसका शॉर्ट फॉर्म है? आर्सेनिक, इट्स आर्सेनिक। ये आपका एंटीमनी, एंटीमोनी, और ये आपका बिस्मथ।
हो गया। कर रहा हूँ। यस सर। हो गया। यस सर। चलो अब देखिए अपने पास क्या आता है, कुछ प्रॉपर्टीज आते हैं, ठीक है, जिसको ध्यान में रखना होता है। अभी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बाद में लिखवाएंगे हम, ठीक है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ लिख लीजिए। डाइनाइट्रोजन is a diatomic gas while all others are solids. दूसरी की बात करें, एक्सेप्ट नाइट्रोजन, all elements show allotropy. ये जो डाइनाइट्रोजन है आपका, ये डायटोमिक गैस होता है, जबकि और अदर जो होते हैं वो सारे के सारे सॉलिड होते हैं। एक्सेप्ट नाइट्रोजन, जैसे ऑल एलिमेंट्स शो एलोट्रॉपी, जैसे कार्बन का एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है डायमंड, ठीक है, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर, फुलेरिन, वैसे ही इसका भी एलोट्रॉपी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में ये लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको इस नेक्स्ट पॉइंट और भी लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल। उसके बाद आ जाएगा आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर मेटलॉइड्स। और बिस्मथ जो होता है वो टिपिकल मेटल होता है, इज टिपिकल मेटल। यस। तो एक बार सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन कर दीजिए। नाइट्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इसमें, ठीक है, डाउन द ग्रुप, जैसे फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया और बिस्मथ हो गया, ये सारे के सारे क्या शो करते हैं, एलोट्रॉपी शो करते हैं। एलोट्रॉपिक फॉर्म आपने पढ़ा है ना कार्बन का, क्लास 10th में भी 11th यस में भी, सर। यस सर। ठीक है, वैसे ही ये शो करता है, बट सर ठीक है। नाइट्रोजन क्यों नहीं नाइट्रोजन करता? नहीं करता, ठीक है, अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। सेकंड पीरियड एलिमेंट है और सेकंड पीरियड एलिमेंट के पास जगह होना चाहिए ना बॉन्ड बनाने के लिए। यस सर। सारी चीजें इसी पे डिपेंड करेंगी इसकी कि ये 2D, टू सेकंड पीरियड एलिमेंट है, जिसकी वजह से डी ऑर्बिटल एब्सेंट है, ठीक है, डी ऑर्बिटल है नहीं इसके पास, जगह है नहीं, तो ये बॉन्ड ज्यादा बना नहीं सकता, ठीक है। यस सर। आंसर टिपिकल मेटल क्या होता है? ये मेटालिक प्रॉपर्टी शो करता है। टिपिकल मेटल का मतलब हो जाता है, मतलब ये फुल्ली मतलब मेटालिक भी नहीं होता, लेकिन ये मेटल होता है, ठीक है। बट सर कुछ फिर वो तो प्रॉपर्टीज जो, मेटालॉइड जैसा नहीं हो गया? ठीक है, नहीं नहीं, मेटालॉइड। मेटलॉइड का मतलब क्या हो गया कि मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों प्रॉपर्टीज शो करेगा, यस सर। ठीक है। टिपिकल मेटल का मतलब हो गया ये एक मेटल ही है, थोड़े कहीं कहीं ये उल्टा मतलब प्योर मेटल की तरफ प्रॉपर्टीज शो नहीं करता कहीं कहीं, तो ये टिपिकल मेटल हो गया। तो सर मतलब ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज शो नहीं करता, नहीं बट करता है, मेटल्स की भी पूरी तरीके से नहीं करता। हाँ मतलब करता है, लेकिन कहीं कहीं मतलब एनोमैलस बिहेवियर जो होता है ना, वो चीजें आ जैसे जाती है। एक्सेप्शंस में, हाँ एक्सेप्शन केसेस में। हाँ।
तो आपने BI लिखा है? हाँ BI, BI का मतलब क्या है? बिस्मत। ये BI का मतलब क्या है? बिस्मत है। यस सर, हो गया। हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने जैसे बताया आपको, नाइट्रोजन 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 जो होता है आपका, ये सेकंड पीरियड एलिमेंट होता है। सेकंड पीरियड एलिमेंट विच मीन्स नो डी ऑर्बिटल, जिसकी वजह से ये एक्सपेंड नहीं कर सकता। ठीक है, नाइट्रोजन का अगर कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p3 होता है। ठीक है, 2s2 यहीं के यहीं रहेगा और 2p3 यहीं के यहीं रहेगा। अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर चाहेंगे आप कि एक्साइट करके कहीं भेज दे, तो जगह होना चाहिए ना। होना चाहिए कि नहीं? यस सर। तो इसके पास 2D तो होता नहीं है। 2D होता है क्या? नहीं होता है। इस वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, मतलब कि ज्यादा अपने आप को ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकता। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे आपका एलोट्रॉप फॉर्म नहीं बना पाता। ठीक है, और भी रीजंस है, जब एलोट्रॉप्स पढ़ेंगे तो देखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नोट डाल के एक पॉइंट लिख लीजिएगा। अच्छा, नाइट्रोजन पेंटावैलेंट बना सकता है क्या? 5 बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन? ये बताइए, हाँ या ना। सर वो बना सकता है बट वो बनाएगा नहीं। क्या मतलब बना सकता है बनाएगा नहीं? हम्म। सर जब मतलब बना जैसे, सकता है, अगर मतलब आप मिलियनर बन सकते हैं तो आप बनेंगे नहीं क्या? नहीं नहीं सर, मतलब हम्म। जैसे अगर वो 7 है तो वो 2,5 है, देन हाँ। वो 3 इलेक्ट्रॉन्स ढूंढेगा rather देन कि अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स दे। हम्म। तो इसलिए 5 इलेक्ट्रॉन देना आसान बात नहीं है। ये अगर आज एज मान कम्पेयर लीजिए कि वो हाइड्रो एज कम्पेयर कि वो 3 इलेक्ट्रॉन्स ले, वो ज्यादा उसके लिए हाइड्रोजन आएगा, एक बॉन्ड बनाएगा, एक और हाइड्रोजन आएगा, एक बॉन्ड बनाएगा, एक और हाइड्रोजन। इसके अलावा क्या बॉन्ड बना सकता है? 3 के अलावा कुछ बॉन्ड बना सकता है क्या? नहीं सर। ये NH3 बन जाएगा, जिसपे एक लोन पेयर होगा। यस सर। यानी ये 3 बॉन्ड बनाया कि नहीं? यस सर। चौथा बॉन्ड जो होगा, फोर्थ बॉन्ड, वो हमेशा नाइट्रोजन जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड पहले भी बताया है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे गरीब लाचार चला गया, H+ प्रोटॉन चला गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया, उसके बाद शेयरिंग किया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। ये 3 बॉन्ड तो ऐसे ही रहेगा। अब ये ऐसे शो कर देगा और नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दिया है। होगा कि नहीं? यस सर। तो नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, जिसमें से एक कौन सा बॉन्ड होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। क्यों नहीं बना सकता 5 बॉन्ड? क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है। यस सर, डन। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, बोर्ड में आपके,
ठीक है, नोट डाल के लिख सकते हैं R3N डबल बॉन्ड O does not exist while R3P डबल बॉन्ड O exist. गिव रीजंस, बता सकते हैं आप। ये बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ सवाल है। सर आप एक बार इसका बता दीजिए। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इजीली होगा। अभी मैंने कॉन्सेप्ट दिया था। R3 का मतलब क्या हो गया? नाइट्रोजन एक बॉन्ड इधर बना रहा है, इधर बना रहा है, R3 हो गया, डबल बॉन्ड हो। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना रहा है बताइए जरा। सर 3 bonds with O and 1 coordinate अरे bond. Sorry, 3 bonds with R and 1 coordinate bond with O. कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ दिख रहा है इसमें? सर नहीं, सॉरी सर, नहीं नहीं नहीं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसा होता है? एरो दिखाया जाता है। यस सर। टोटल नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे? सर 3। 3 बना रहा है। सर 3 R के साथ एंड अरे O के टोटल साथ। बॉन्ड बताइए आप कितना बना रहा है, फोर ये फोर मत बताइए। 4 फोर बना रहा है ये। ऑक्सीजन के साथ कितना बना रहा है? डबल बॉन्ड, अच्छा ओके 5। यस। टोटल बॉन्ड कितना बना रहा है? 5 बना रहा है। 5 बॉन्ड्स का मतलब क्या हो गया? कि नाइट्रोजन पेंटावैलेंट है। यस सर। नाइट्रोजन पेंटावैलेंट हो सकता है क्या? 5 बॉन्ड बना सकता है? नो सर। नहीं बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता है? कि नाइट्रोजन 3 bonds बना सकता है, एंड जो 4th bond होगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, वो मैंने डिस्ट्रक्टर आपसे होगा। सवाल क्या किया? नाइट्रोजन 5 बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता है? आप आंसर कुछ और क्यों देते हैं? आप ये बताइए कि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता। मैंने ये थोड़ी पूछा कि नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना सकता है, कि आप बता रहे हैं 3 कोवलेंट होगा और 1 कोऑर्डिनेट होगा। मेरा सवाल क्या है दिव्यम? कि नाइट्रोजन 5 bonds क्यों नहीं बना। हाँ, क्यों नहीं बनाता ये बताइए। 5 बॉन्ड बनाने के लिए नाइट्रोजन के पास जगह भी तो होना चाहिए। यस सर। नाइट्रोजन के पास जगह है? नो सर। नाइट्रोजन का आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखाया मैं, तो नाइट्रोजन के पास इतना ही जगह है। अब इसमें कितना बॉन्ड बना सकता है? 3 ही बॉन्ड बना सकता है ना। और यस सर। चौथा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। अब 5वां बॉन्ड लाएगा तो कहाँ रखेगा? यस सर। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं? नाइट्रोजन डज नॉट हैव वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है क्या? नो सर। सो इट डज नॉट फॉर्म पी पाई डी पाई, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी पाई पी पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन। वैकेंट डी ऑर्बिटल लिखिएगा यहाँ पे। वैकेंट डी ऑर्बिटल होता तो डी ऑर्बिटल से और ऑक्सीजन के बीच एक बॉन्ड हो जाता। ठीक है, अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल होता तो नहीं है, तो इसलिए नहीं हुआ, इसलिए ये बनता नहीं है। जबकि फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस में क्या होता है आपका? फॉस्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन करिएगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 होगा कि नहीं दिव्यम? अगर 3p है तो 3d भी तो एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे। यस सर। तो ये तो इजिली इलेक्ट्रॉन और लेके बना सकता है। यहाँ पे 3s2 में देखिए जरा, 3s2 में ऐसे है इलेक्ट्रॉन,
3p3 में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, और 3d पूरा का पूरा क्या होगा, खाली होगा। ठीक है, जब ये खाली है इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके किस में डाल देंगे, इसमें डाल देंगे, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन तो 5 बॉन्ड तो आराम से बना लेगा। यस 5 सर। कोवलेंट बॉन्ड दिख गया होगा अब तक आपको कि 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड बना लेगा, 1 2 3 4 5 बना लेगा कि नहीं। यस सर। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं बट फॉस्फोरस, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, रटने की जरूरत नहीं, हैज वैकेंट डी ऑर्बिटल, it forms p pi d pi bond with oxygen। क्लियर है दिव्यम? यस सर। चलिए इसको सही से स्टार मार्क करके क्वेश्चन करिएगा। हो गया दिव्यम? तो बस कर रहा हूँ। यस सर। वेरी गुड, ये वाला करिए। सर ये उसी का पार्ट है, अलग नहीं एग्जाम्पल नहीं, भी कर लूँ? देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आपको सवाल ये पूछेगा कि R3NO डज नॉट एग्जिस्ट वाइल R3PO एग्जिस्ट, गिव रीजन, तो यहाँ पे लिखेंगे नाइट्रोजन डज नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल सो इट डजंट फॉर्म p pi d pi बॉन्ड या d pi p pi बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, while but phosphorus has vacant d orbital and it can forms p pi d pi bond with oxygen। ये सारी चीजें आपको समझाने के लिए था कि ये एक्चुअल में बनता कैसे है। ठीक है, रटना नहीं है। ठीक है, ये p pi d pi बॉन्ड बनता कैसे है, तो d में आ गया तो यहाँ पे p pi d pi इजिली बन जाएगा, और यहाँ पे नहीं बन सकता क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल है। ठीक है, तो ये सवाल का जो आंसर है ये एक पॉइंट पूरा और ये एक पॉइंट पूरा लिखना है। समझ में आई बात? ये समझाने के लिए था। ठीक है, अगर 3 मार्क्स 4 मार्क्स में आ सकता है तो ये भी शो कर सकते हैं आप। ठीक है दिव्यम? यस सर। ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है। यस सर, लिख लिया। चलिए एटॉमिसिटी पता है आपको? एटॉमिसिटी पता है आपको? एटॉमिसिटी क्या होता है? सर नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल में कितने हैं, एक एलिमेंट के बिल्कुल, मॉलिक्यूल में कितने? ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है इसी को बताता है एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल, इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितने एटम होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिसिटी कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल O2 की बात करें तो इसकी एटॉमिसिटी 2 हो जाएगी, O3 की बात करें तो इसकी एटॉमिसिटी 3 हो जाएगी। ठीक है, और नाइट्रोजन तो हमेशा ये N2 बनाता है तो इसकी भी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली पता है होता क्या आपका, नाइट्रोजन जो होता है वो डाई नाइट्रोजन के फॉर्म में होता है। क्या होता है?
डाई नाइट्रोजन के फॉर्म में होता है। फॉस्फोरस जो होता है वो टेट्रा होता है। किस में होता है? टेट्रा होता है ये, ठीक है। P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। किस में एग्जिस्ट करता है? P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और सॉरी, ये एन के एरो लगा के N2 लिखना था। ये सारे रीजंस मैं बताऊंगा। एक मिनट दीजिए। ये सारे रीजंस मैं बताऊंगा आपको कि एक्चुअल में ये जो N है N2 के फॉर्म में क्यों रहता है, P4 के टर्म में क्यों रहता है। और ये जो आर्सेनिक है आपका, एंटीमनी है, बिस्मथ है, ये सारे के सारे ना नेटवर्क सॉलिड होते हैं, नेटवर्क फॉर्म में रहते हैं। किस फॉर्म में रहते हैं? नेटवर्क फॉर्म में रहते हैं। समझ में आया? इसका क्या बस मतलब हुआ? नाइट क्यों नाइट नेटवर्क फॉर्म में? नेट क्या क्या तो इसका क्या मतलब हुआ क्यों नेटवर्क फॉर्म में है? नेटवर्क फॉर्म में है। जैसे मान लीजिए पीवी होता है ना, जो फॉस्फोरस होता है, ये भी नेटवर्क फॉर्म में होता है। P4 का अगर स्ट्रक्चर देखे आप तो P4 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है। ये ऐसे होता है, ठीक है। तो मतलब एक पूरा नेटवर्क बनाता है, बड़ा बड़ा नेटवर्क बनाते जाता है, लॉन्ग चेन होते हैं बेसिकली, उसको कहते हैं नेटवर्क फॉर्म। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है। जबकि नाइट्रोजन में क्या हो जाता है आपका, N2 बनता है, N ट्रिपल बॉन्ड N, बस खत्म। और जहां भी मल्टीपल बॉन्ड बन गया ना दिव्यम, जहां भी मल्टीपल बॉन्ड बन गया वो लॉन्ग चेन नहीं बनाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। आप लिख सकते हैं इजीली कि नाइट्रोजन एग्जिस्ट एक्सक्यूज मी एज सर। यस। सर फिर जैसे ग्रेफाइट है वो आई थिंक कार्बन का फॉर्म है, मतलब एक हाँ, तरीके से तो। एलोट्रॉपिक फॉर्म है, वो हाँ भी तो नेटवर्क सर, में होता है। अच्छा वो नेटवर्क में होगा, ओके। नेटवर्क होता है, डायमंड भी नेटवर्क हो जाएगा आपका, बकमिंस्टर फुलरन भी नेटवर्क हो जाएगा। जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा नेटवर्क है, ठीक है। तो नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक बट अदर एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप एग्जिस्ट है जनरली टेट्रा एटॉमिक में होते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, टेट्रा एटॉमिक फॉर्म। तो इसको अच्छे से और लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि एक्सेप्ट नाइट्रोजन अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज टेट्रा एटॉमिक, या फिर नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक बट अदर एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज टेट्रा एटॉमिक, ठीक है। इसका भी रीजन बताऊंगा मैं अभी। यस सर, डन। Done. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये डायटोमिक बनाता है और ये टेट्राएटॉमिक बनाता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। और मैंने एक आपसे बात बोला दिव्यम कि जो भी मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा वो लॉन्ग चेन नहीं बनाएगा, नेटवर्क नहीं बनाएगा। और ये सब जो होते हैं ना, फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं और चेन बनाते हैं, जिसकी वजह से ये नेटवर्क फॉर्म में होते हैं। बात समझ में आई? यस सर। अब बात यह है कि सर यही मल्टीपल बॉन्ड क्यों बनाता है, ये क्यों नहीं बनाते, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आएगा दिमाग में, मल्टीपल बॉन्ड नाइट्रोजन ही क्यों बनाता है, ये क्यों नहीं बनाते, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी जिसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड, ठीक है। क्योंकि N2 में क्या होता है, पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। पाई बॉन्ड जो होता है आपके दो तरीके से फॉर्मेशन से बनता है, ठीक है। एक जो होता है आपका, उसको कहते हैं हम लोग पी पाई बॉन्ड। क्या कहते हैं? पी पाई बॉन्ड, ठीक है। और दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं पी पाई या फिर पी पाई कह सकते हैं। क्लियर है? यस सर।
अब बात आती है पी पाई बॉन्ड की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है, नाइट्रोजन का मल्टीपल बॉन्ड बनने के पीछे का रीजन ये है, मिस्ट्री ये है कि वहां पे पी पाई बॉन्ड पॉसिबल होता है, बाकी नीचे जैसे जैसे आते हैं वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं होती। इस वजह से वो पी पाई बॉन्ड बना के मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है और नीचे वाले पी पाई बॉन्ड नहीं बना पाते। ठीक है, पी पाई बॉन्ड बनाने के कुछ कंडीशन होते हैं। ठीक है, और उसमें एक पहला कंडीशन ये है, ठीक है, कि जिसके बीच में पी पाई बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, उसके बीच में वन एटम शुड बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड एलिमेंट। अब यहीं से क्लियर हो गया होगा भाई, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, दोनों सेकेंड पीरियड एलिमेंट है। और यहाँ पे क्या है, एक एलिमेंट कम से कम सेकेंड पीरियड होना चाहिए, और नाइट्रोजन के दो हैं, दोनों ही दो नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा ये दोनों क्या है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट है। तो यहाँ पे पी पाई बॉन्ड इजिली पॉसिबल है। जबकि P4 की बात करते हैं या AS4 की बात करते हैं दिव्यम, ये P क्या है, थर्ड पीरियड एलिमेंट। तो क्या P और P के बीच में पाई बॉन्ड बनेगा, पी पाई बनेगा, हाँ या ना? यस सर। फॉस्फोरस और फॉस्फोरस के बीच में पाई बॉन्ड बनेगा, पी पाई बॉन्ड बनेगा, हाँ या ना? नहीं सर, नहीं बनेगा। यहाँ पे स्टेटमेंट मैंने क्या लिखवाया दिव्यम, वन एटम शुड बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड एलिमेंट, यही लिखवाया ना। एक एटम, और फॉस्फोरस देखा जाए तो ये भी थर्ड है, ये भी थर्ड है कि नहीं? अब देखिए यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, अगर सेकंड सेकंड पीरियड एलिमेंट है, ठीक है, सेकंड थर्ड पीरियड एलिमेंट है, या थर्ड सेकंड पीरियड एलिमेंट है, बात सेम ही है। यहाँ पे पी पाई पॉसिबल है या नहीं है, पॉसिबल। यस सर। ठीक है, जबकि अगर थर्ड और थर्ड की बात करें तो पी पाई पॉसिबल है क्या? नो सर। फोर और फोर की बात करें पॉसिबल है क्या? नहीं है। वन नो। एटम मस्ट बी फ्रॉम सेकंड पीरियड एलिमेंट। क्लियर है? तो यहाँ पे यस। N2 क्या करता है, बेसिकली N ट्रिपल बॉन्ड N बना लेता है, यहाँ पे पी पाई बॉन्ड पॉसिबल है। ठीक है, और जब भी मल्टीपल बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो यहाँ पे इट डजंट फॉर्म लेंदी चेन, लंबी चेन नहीं बनती है, LENTHY, लेंदी चेन। ठीक है, जब भी मल्टीपल बॉन्ड बन जाता है लेंदी चेन नहीं बनेगा, देखें। क्लियर है? यस सर। तो इस वजह से ये जो फॉस्फोरस है नेटवर्क सॉलिड में चला जाता है। कैसे चला जाता है, फॉस्फोरस जो है P4 में चला जाता है, और P4 का जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली आपका, वो क्या होता है, इस टाइप से बना होता है। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, और ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार ड्रॉ करूंगा मैं। 60 डिग्री का होता है, और यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इस वजह से ये सिंगल बॉन्ड है, तो ये लेंदी चेन इजिली फॉर्म कर सकता है, लेंदी चेन। और इट कैन नॉट फॉर्म, इट कैन नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड। समझ में आया? समझ में यस आया सर। क्या? यस ठीक सर। है, अब देखिए यहीं पे जब O2 की बात होती है तो O जो होता है डबल बॉन्ड बना लेता है, जबकि सल्फर जो होता है वो S8 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने, रिंग बना लेता है 8 मॉलिक्यूल के, 8 एटमिसिटी के। समझ में आया? यस वो सर। इसी वजह से, क्योंकि ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है, यहाँ पी पाई पॉसिबल होता है, जबकि यहाँ पे पी पाई पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया? ओके सर। तो ये आई थिंक ये वाला पूरा क्लियर होगा कि कैसे कैसे बना है। ठीक है, तो इसे लिख लीजिए। अभी इसके सारे पॉइंट्स को लिखवाऊंगा मैं।
आसान है। ठीक है ओके। सर, डी पाई पी पाई में लिखा है ना आपने, डज नॉट फॉर्म नहीं नहीं लेंथ। नहीं 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 नहीं, ये तो अभी पढ़ना ही नहीं है अभी हमें। ये सारे पी पाई का है। सो इट डज नॉट फॉर्म लेंदी चेन, पी पाई का है। हाँ, सारे पॉइंट्स ही पी पाई का है। मैंने पाई बॉन्ड दो टाइप का दिखाया आपको, पी पाई डी पाई। ये डी पाई के बारे में अभी नहीं पढ़े हैं हम, ठीक है। हम बस पी पाई के बारे में बता रहा हूँ। यस सर, ये वाली स्लाइड हो गई। अब जितनी भी चीजें मैंने लिखवाया है आपको, मतलब समझाया है, बेसिकली कॉन्सेप्ट दिया है, इस सबको हम लोग लिखेंगे फिर से। हो गया दिव्यम? यस सर, लिख लिया। तो चलिए यहाँ पे हम बताते हैं आपको कि यहाँ पे जो भी चीजें मैंने समझाया है उसको लिखते हैं। एक्चुअल में नाइट्रोजन में पी पाई बॉन्ड इसलिए बनता है क्योंकि वो साइज छोटा होता है, और पी पाई बॉन्ड वहीं बनेगा जहाँ पे एटलीस्ट वन एलिमेंट शुड बिलोंग टू सेकेंड पीरियड एलिमेंट, ठीक है। ड्यू टू स्मॉलर साइज वन नाइट्रोजन forms पी पाई multiple bond with another atom, ठीक है। as the size increases, as the size of atom increases, p pi bond it cannot form, ऐसे लिख सकते हैं, it cannot form p pi bond, due to which other elements of group 15, other elements of group 15 forms more
सिंगल बॉन्ड, मोर सिंगल बॉन्ड, नेटवर्क सॉलिड बना लेते हैं ठीक है। एंड एग्जिस्ट एज टेट्राएटॉमिक। समझ में आया क्या? Yes, ma'am. Oh, yes, sir. वेरी गुड। हो गया। कर रहा हूँ। Yes, sir. डन। Yes. चलिए, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात हो रही है तो यहाँ पे ले लेंगे अब हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किस स्टेट में पर हमें उसमें चाहिए? एक ही पॉइंट था, ड्यू टू स्मॉलर साइज। हाँ, वही पॉइंट है बस। अब हम लोग बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किस स्टेट में मेजर करते हैं? लिक्विड स्टेट में। लिक्विड स्टेट, ठीक है। इसको किस स्टेट में देखते हैं? लिक्विड स्टेट में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड देन बिस्मुथ। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना आपका, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगी। बात समझ में आ रहा है दिव्यम आपको? यस सर। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगी। तो अगर इसको मैं बोलूं अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, लिखिए जरा, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट लिख दीजिए। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया आपको। सर इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही कर दीजिए।
हो गया? कर रहा हूँ। नहीं आया तो बता दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। So BI greater than N, then SB, then AS, then P. मतलब सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा किसका है? सब BI हाँ तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना होता तो ऐसे कर देता हूँ। बिल्कुल सही। लेकिन पता है आपको, यहाँ पे एक सवाल पूछता है, ठीक है। वो सवाल ये होता है कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के मेल्टिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होता है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट का वो जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, क्यों? ठीक है। Why there is a large difference in melting point between nitrogen and phosphorus? वो इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो छोटा सा होता है, ठीक है, बड़ा चेन नहीं होता है, मल्टीपल बॉन्ड बनाता है और वो रह जाता है। लेकिन फॉस्फोरस में क्या होता है आपका कि कोवलेंट बॉन्ड नेटवर्क फॉर्म में बनाता है और बॉन्डिंग ज्यादा करता है, जिसकी वजह से ज्यादा हो जाता है। ये बात समझ में आया? एक बार फिर से बता दीजिए। नाइट्रोजन और फास्फोरस के बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, डिफरेंस। ठीक है, तो उसी पॉइंट को पहले लिख रहा हूं और फिर मैं बताऊंगा दोबारा। देयर इज लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट बिटवीन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड में आपके, बिकॉज फॉस्फोरस एग्जिस्ट as P4 tetraatomic, due to which molecular weight increases, and molecular weight increase किया है तो van der Waals force of attraction also increases. Van der Waals force of attraction is more stronger. इसी वजह से फॉस्फोरस जो होता है वो ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू N2। इनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। बात समझ में आई दिव्यम? नाइट्रोजन जो होगा इतना बड़ा होगा, ठीक है, और जो फॉस्फोरस होगा आपका, एक तो साइज भी बड़ा है, इसका बॉन्ड भी बड़ा बड़ा बनाएगा क्योंकि साइज बड़ा है, तो इसका ज्यादा हो जाता है। 6 बॉन्ड होता है, इधर 3 बॉन्ड होता ओके सर। सर एक बार प्लीज एक स्लाइड पीछे ले जाएंगे। है। यस यस, व्हाई नॉट। वेट अ मिनट प्लीज। हाँ ये रहा। तो मतलब अगर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है तो हमें उस पर्टिकुलर कंपाउंड का पहले न्यूमेरिक वेंडर वॉल फोर्स निकालना पड़ेगा। नहीं, इसमें न्यूमेरिकल थोड़ी आएगा, इसमें बस रीजन वगैरह आता है इनऑर्गेनिक में जनरली, न्यूमेरिकल थोड़ी आएगा। न्यूमेरिकल इन द सेंस कि अगर हमें कहे कि वंडर वॉल फोर्स निकालो एंड देन। वंडर वॉल फोर्स कैसे निकालिएगा आप? ये कोई वो वाला फोर्स वाला थोड़ी चल रहा है, फिजिक्स वाला, F इज इक्वल टू ma या F इज इक्वल टू P/A। बस कंपैरिजन आता है कि किसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, किसका कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ये फैक्टर होते हैं कंपेयर करने के लिए। बात समझ में आई? ज्यादा एसिडिक कौन है, ज्यादा बेसिक कौन है, किसका ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, किसका ज्यादा कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, इस तरह से सवाल आते हैं। ऐसा नहीं बोलेगा मेल्टिंग पॉइंट निकालो इसका, ठीक है। ओके सर। तो आज हम लोग दिव्यम यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। आपको कुछ डाउट है आज के सर लेक्चर आप में? एक बार प्लीज क्या? एक बार अगली स्लाइड दिखा दीजिए। अच्छा बॉइलिंग पॉइंट का। ये वाला। यस सर। ओके, टेक योर टाइम।
यस सर। चलिए नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे यहीं से, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है दिव्यम? ओके सर। ओके, थैंक यू।